हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हैरी पॉटर एंड दी फिलोसोफर्स स्टोन का एपिसोड 7 दी सॉर्टिंग हैट। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हैरी और रोन प्लेटफॉर्म 9:45 से जादुई ट्रेन पकड़कर पहली बार हॉगवर्ट्स की ओर निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात हरमाइनी और ड्रैको मैल्फॉय से हुई और हमें पहली बार महसूस हुआ कि आगे ये दोस्ती और दुश्मनी किस रूप में बदलने वाली है। और अब इस एपिसोड में हैरी अपने सपनों के उस जादुई कैसल हॉगवर्ट्स पहुंच चुका है, लेकिन यहां उसका पहला बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा है। सॉर्टिंग हैट का कौन सा हाउस बनेगा हैरी का नया घर? ग्रिफिंडर, स्लिदरिन, हफलपफ या रेवेंक्लॉ? यही फैसला तय करेगा उसकी आने वाली किस्मत। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये नया एपिसोड। दरवाजा तुरंत खुला। सामने एक लंबी काले बालों वाली चुड़ैल खड़ी थी जिसने पन्नाहरे रंग के गाउन पहन रखे थे। उसका चेहरा बेहद सख्त और गंभीर था। हैरी की पहली ही नजर में यही सोच बना, ये वो इंसान है जिससे पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। पहले साल के बच्चे प्रोफेसर मैकगोनागल, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। धन्यवाद हैग्रिड, अब इन्हें मैं यहां से ले जाऊंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल ने ठंडी लेकिन सधी हुई आवाज में जवाब दिया। उन्होंने दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर का नजारा हैरी को पल भर के लिए स्तब्ध कर देने वाला था। ये एंट्रेंस हॉल इतना बड़ा था कि उसमें पूरा डर्सली परिवार का घर आराम से समा सकता था। पत्थरों से बनी दीवारों पर जलती हुई मशालें लगी थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैरी ने ग्रिंगॉट्स बैंक में देखी थी। छत इतनी ऊंची थी कि ऊपर कहाँ खत्म होती है ये समझना मुश्किल था। सामने एक भव्य संगमरमर की सीढ़ी थी जो ऊपरी मंजिलों की ओर जाती थी। प्रोफेसर मैकगोनागल आगे आगे बढ़ी और बाकी सब पहले साल के बच्चे उनके पीछे पीछे पत्थर की फर्श पर चलते गए। हैरी को दाईं तरफ से आती हुई सैकड़ों आवाजों की गूंज सुनाई दी। शायद बाकी सारे छात्र पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन प्रोफेसर उन्हें वहां नहीं ले गईं। उन्होंने सबको एक छोटे से खाली कमरे में दाखिल करवाया जो हॉल के ठीक बगल में था। बच्चे अंदर घुसते ही एक दूसरे के करीब खड़े हो गए, मानो डर के मारे सहारा तलाश रहे हों। हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने सबको देखते हुए कहा। उनकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें एक गरिमा थी। कुछ देर में स्टार्ट ऑफ टर्म बैंकेट शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी अपनी हाउसेज में बांटा जाएगा। यह सॉर्टिंग सेरेमनी बेहद अहम है, क्योंकि आने वाले सालों में आपकी हाउस यहां आपके परिवार जैसी होगी। आप अपनी हाउस के बच्चों के साथ क्लास लेंगे, उसी हाउस के डॉर्मेट्री में सोएंगे और फ्री टाइम में हाउस कॉमन रूम में रहेंगे। उन्होंने रुककर सब बच्चों के चेहरे देखे जो घबराहट से इधर उधर ताक रहे थे। यहां 4 हाउसेज हैं, ग्रिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लॉ और स्लिथेरिन। हर हाउस की अपनी शान और पुरानी विरासत है। इन हाउसेज ने कई महान जादूगर और जादूगरनियां पैदा की हैं। जब आप अच्छा करेंगे तो आपकी हाउस को पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर नियम तोड़े तो पॉइंट्स काटे भी जाएंगे। साल के अंत में जिस हाउस के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसे हाउस कप दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी हाउस का नाम रोशन करेंगे। बच्चों के चेहरों पर घबराहट और भी गहरी हो गई। कुछ ही मिनटों में आप सबके सामने ये सेरेमनी शुरू होगी। तब तक आप सब अपने आप को जितना संवार सकते हैं संवार लें। उनकी नजर नेविल की तरफ गई, जिसकी क्लोक गलत तरफ से कान के नीचे फंसी हुई थी। फिर रॉन की ओर, जिसकी नाक पर अब भी दाग था। हैरी ने झटपट अपने बिखरे बालों को दबाकर सीधा करने की कोशिश की। मैं आपको लेने लौटती हूं, तब तक आप सब चुपचाप इंतजार कीजिए, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा और कमरे से बाहर चली गईं। हैरी ने गला सूखा निगल लिया। आखिर ये हमें हाउसेज में कैसे बांटेंगे?
उसने धीरे से रॉन से पूछा। कोई टेस्ट जैसा होगा शायद, रॉन ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। फ्रेड कह रहा था कि बहुत दर्द होता है, पर मुझे लगता है वो मजाक कर रहा था। हैरी का दिल धक से बैठ गया। टेस्ट? वो भी पूरे स्कूल के सामने? उसे तो अभी तक कोई जादू ही नहीं आता था। वो कैसे देगा ऐसा टेस्ट? ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने इधर-उधर नजर डाली। बाकी सब बच्चे भी उतने ही डरे हुए दिख रहे थे। सिर्फ हरमाइनी लगातार बुदबुदा रही थी। मैंने सारे मंत्र पढ़े हैं। सोचा था शायद इनमें से कोई काम आ जाए। पता नहीं कौन सा लगेगा। हैरी ने जबरदस्ती उसकी बातें अनसुनी करने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट में बेचैनी और डर बढ़ता ही जा रहा था। वो कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था, यहां तक कि तब भी नहीं जब डर्सली परिवार को उसके स्कूल की रिपोर्ट कार्ड मिली थी जिसमें लिखा था कि उसने अपनी टीचर की विग को नीला कर दिया था। उसकी नजर दरवाजे पर अटक गई। उसे लग रहा था किसी भी पल प्रोफेसर मैकगोनागल आएंगी और उसे सीधा किसी डरावनी तकदीर की ओर ले जाएंगी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हैरी लगभग उछल पड़ा। उसके पीछे खड़े कई बच्चों की चीख निकल गई। ये क्या? कमरे में हर तरफ हलचल मच गई। हैरी ने भी दंग रहकर देखा। करीब 20 भूत अचानक पीछे की दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए थे। उनके शरीर मोती जैसे सफेद, हल्के पारदर्शी और हवा में तैरते हुए लग रहे थे। वो आपस में बातचीत करते हुए यूं ही कमरे से गुजर रहे थे, जैसे पहले साल के बच्चों का होना उन्हें कोई मायने ही नहीं रखता। वो शायद बहस कर रहे थे। उनमें से एक गोलमटोल भूत, जिसे देखकर कोई मोटा साधु लग रहा था, कह रहा था, मेरा तो मानना है माफ करना चाहिए और भूल जाना चाहिए। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। एक दूसरा भूत, जो रफ और टाइट्स पहने था, झटके से बोला, मेरे प्यारे फ्रायर, हमने पीव्स को जितने मौके देने थे सब दे दिए। वो हमें सबके सामने बदनाम करता है। और फिर सच तो ये है कि वो असली भूत भी नहीं है। इतना कहते ही उस भूत की नजर पहले साल के बच्चों पर पड़ी। अरे, ये सब यहां क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। सब बच्चे खामोश खड़े रहे। नए छात्र, मोटे फ्रायर ने चौड़े से मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हारी सॉर्टिंग होने वाली है ना? कुछ बच्चों ने धीरे से सिर हिला दिया। उम्मीद है तुम में से कई हफलपफ में आओगे, फ्रायर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी पुरानी हाउस है, पता है। अब रास्ता छोड़ो। अचानक एक सख्त आवाज गूंजी। सॉर्टिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैकगोनागल वापस आ चुकी थी। भूत धीरे धीरे कमरे के आर पार से निकलते चले गए। अब लाइन बनाओ, प्रोफेसर ने आदेश दिया, और मेरे पीछे आओ। हैरी का दिल और ज्यादा भारी हो गया, मानो उसकी टांगें शीशे से भर गई हों। वो धीरे धीरे रेत से सुनहरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रॉन उसके पीछे। सब बच्चे लाइन बनाकर कमरे से बाहर निकले। वो फिर हॉल से गुजरे और अब एक बड़े दोहरे दरवाजे से होते हुए ग्रेट हॉल में दाखिल हुए। हैरी ने ऐसी जगह की कल्पना भी कभी नहीं की थी। हॉल हजारों हजार तैरती हुई मोमबत्तियों से रोशन था, जो हवा में झूम रही थी। 4 लंबे टेबल्स पर बाकी सारे छात्र बैठे थे और उनके सामने सुनहरी प्लेटें और प्याले चमक रहे थे। हॉल के सबसे ऊपर एक और लंबा टेबल था, जहां शिक्षक बैठे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल बच्चों को उस तरफ ले गईं और सबको लाइन में खड़ा कर दिया, सीधे बाकी छात्रों के सामने और शिक्षकों के ठीक सामने। सैकड़ों चेहरे उनकी ओर देख रहे थे। मोमबत्ती की झिलमिलाती रोशनी में सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे मानो अजीब सी लालटेन हो। इधर-उधर भूत भी चांदी सी चमक लिए तैर रहे थे। हैरी ने घूरती हुई आंखों से बचने के लिए ऊपर देखा और दंग रह गया। छत गायब थी।
वहां ऊपर गहरा काला आसमान था जिसमें तारे टिमटिमा रहे थे। हरमाइनी बगल में फुसफुसाई, ये जादू है। मैंने हॉगवर्ट्स अ हिस्ट्री में पढ़ा था। छत को ऐसे ही बनाया गया है कि ये बाहर के आसमान जैसी लगे। छत इतनी जादुई लग रही थी कि यकीन करना मुश्किल था कि वहां सचमुच छत है ही। ऐसा लग रहा था मानो ग्रेट हॉल की छत खुलकर सीधे आसमान से जुड़ गई हो। हैरी मंत्रमुग्ध होकर ऊपर देख रहा था, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर मैकगोनागल बिना कुछ बोले आगे बढ़ी और एक 4 टांगों वाली छोटी सी स्टूल को बच्चों के सामने रख दिया, उसने झटपट नजर नीचे झुका ली। उस स्टूल पर उन्होंने एक पुरानी नुकीली जादूगरों वाली टोपी रखी। लेकिन ये कोई साधारण टोपी नहीं थी। वो जगह से फटी हुई, पैबंद लगी हुई और इतनी गंदी थी कि हैरी सोचने लगा, आंटी पेटूनिया तो इसे घर के दरवाजे तक आने भी न देती। हैरी के मन में अचानक एक अजीब सी कल्पना आई, शायद इस टोपी से खरगोश निकालना होगा। यही तो जादूगर टोपी में होता है ना? लेकिन तभी उसने देखा कि पूरे हॉल में बैठे सभी बच्चे और शिक्षक अब उसी टोपी को घूर रहे थे। हैरी ने भी ध्यान से टोपी को देखा। कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक टोपी हिली। उसके किनारे पर लगी एक फटी दरार अचानक खुल गई, मानो कोई मुंह बन गया हो, और तभी टोपी गाना शुरू कर दी। टोपी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम सोचो मुझे खूबसूरत नहीं, पर मत आंकना मुझे रूप से कभी। दुनिया में मुझसे होशियार टोपी खोज लाओ, तो मैं खुद को ही खा जाऊं अभी। काले बॉलर और ऊंचे टॉप हैट, सबको मैं मात दे सकता हूं। मैं हूं हॉगवर्ट्स की सॉर्टिंग हैट, सबसे अनोखा, सबसे जादुई रूप हूं। तुम्हारे मन का कोई भी राज छिपा नहीं रह सकता मुझसे। मुझे पहनकर तुम जान जाओगे किस हाउस में तुम्हारा है ठिकाना। तुम जा सकते हो ग्रिफिंडोर में, जहां रहते हैं बहादुर दिल वाले, जिनकी हिम्मत, शौर्य और निडरता सबसे अलग बनाती है उन्हें। या तुम हो हफलपफ के काबिल, जहां वफादारी और ईमानदारी राज करती है। धैर्यवान और मेहनतकश लोग वहां कभी पीछे नहीं हटते। या फिर तुम्हारा ठिकाना है रेवेनक्लॉ, जहां बुद्धि और ज्ञान का मान है, जहां समझदार और जिज्ञासु आत्माएं हमेशा अपना घर पाती हैं। और शायद तुम हो स्लिथेरिन के लिए बने, जहां मिलते हैं चालाक और महत्वाकांक्षी, जो किसी भी तरह अपने मकसद तक पहुंचते हैं और दोस्ती भी अपने फायदे से करते हैं। तो आओ मुझे पहनो, डरो मत। मैं हूं सोचने वाली टोपी। मेरे पास हाथ नहीं, पर तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं सब देख सकती हूं। पूरा हॉल तालियों और चीखों से गूंज उठा। टोपी ने गाना खत्म करके चारों हाउसेज की तरफ झुककर सलाम किया और फिर बिल्कुल स्थिर हो गई। रॉन हैरी की ओर झुककर फुसफुसाया, तो हमें बस ये टोपी पहननी है? मैं कसम खाता हूं, फ्रेड की खटिया खड़ी कर दूंगा। वो कह रहा था कि हमें किसी ट्रोल से कुश्ती करनी होगी। हैरी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका चेहरा अब भी सफेद पड़ा था। टोपी पहनना जादू करने से तो आसान लग रहा था, लेकिन अगर सबके सामने टोपी ने कुछ अजीब सा बोल दिया तो? उसका दिल फिर धड़क उठा। टोपी ने जितनी बातें कहीं, उनमें से कुछ भी हैरी को अपने अंदर नहीं मिल रहा था। ना तो वो खुद को बहादुर मानता था, ना बहुत चालाक, ना ही पढ़ाकू। काश टोपी ने एक हाउस का जिक्र किया होता, उन बच्चों के लिए जो बस बीमार या डरे हुए महसूस कर रहे हों। तो वही हैरी का हाउस बनता। तभी प्रोफेसर मैकगोनागल आगे आईं। उनके हाथ में एक लंबा सा पर्चा था। उन्होंने साफ आवाज में कहा, जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूंगी, तुम टोपी पहनकर इस स्टूल पर बैठ जाओगे। टोपी बताएगी कि तुम किस हाउस के हो। उन्होंने पहला नाम पुकारा, एबट हाना।
एक गुलाबी चेहरा और सुनहरे चोटी वाले बालों वाली लड़की कांपती हुई आगे बढ़ी। टोपी इतनी बड़ी थी कि उसके सिर पर रखते ही उसकी आंखें ढक गईं। लड़की स्टूल पर बैठ गई। कुछ पल का सन्नाटा छाया रहा। फिर टोपी ने जोर से चिल्लाया, हफलपफ। हॉल के दाहिनी ओर वाली टेबल तालियों से गूंज उठी। हफलपफ के बच्चे खुशी से झूमने लगे। मोटे फ्रायर का भूत बड़ी खुशी से हाथ हिला रहा था। बोन्स, सुसान, टोपी ने फिर बिना देर किए चिल्लाया। हफलपफ। सुसान फटाफट दौड़कर हाना के पास जा बैठी। बूथ, तेरी। इस बार टोपी ने कहा। रेवेनक्लॉ। बाईं ओर से दूसरी टेबल चीखों और तालियों से गूंज उठी। कई रेवेनक्लॉ छात्र खड़े होकर टेरी से हाथ मिलाने लगे। इसके बाद ब्रॉकलेहस्ट, मैंडी भी रेवेनक्लॉ गई, लेकिन ब्राउन, लेवेंडर पहली ग्रिफिंडोर बनी। बाएं छोर वाली टेबल खुशी से फट पड़ी। हैरी ने देखा रॉन के जुड़वा भाई सीटियां मारते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। बुलस्ट्रोड, मिलिसेंट स्लीथेरिन में गई। हैरी ने एक नजर वहां के बच्चों पर डाली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा वे सब थोड़े डरावने और असहज से लग रहे थे। शायद ये उसका वहम था, लेकिन स्लीथेरिन का नाम सुनकर उसके पेट में गांठें सी पड़ गईं। उसे अचानक अपने पुराने स्कूल की याद आ गई, जब खेल की टीमों के लिए बच्चे चुने जाते थे। वो हमेशा आखिर में चुना जाता था, नॉट क्योंकि वो खेल में कमजोर था, बल्कि इसलिए कि कोई भी डडली का बुरा नहीं मानना चाहता था। फिंच फ्लैचली, जस्टिन। टोपी ने बिना देर किए फिर चिल्लाया। हफलपफ। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। कभी कभी, हैरी ने गौर किया, टोपी तुरंत ही जोर से चिल्लाकर बता देती कि किस बच्चे को कौन से हाउस में जाना है। लेकिन कई बार वो सोच में पड़ जाती और थोड़ा वक्त लेती। फिनिगन, शेमस। हैरी के ठीक बगल में खड़ा हुआ, रेत जैसे बालों वाला लड़का स्टूल पर जाकर बैठा। टोपी ने उसके दिमाग को पढ़ने में पूरा 1 मिनट लगा दिया और फिर ऐलान हुआ। ग्रिफिंडोर। ग्रेंजर, हरमाइनी। हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल की तरफ गई। उसने बड़ी जल्दी से टोपी अपने सिर पर चढ़ा ली, मानो उसे इंतजार ही न हो। ग्रिफिंडोर। टोपी की आवाज गूंजी। रॉन ने कराहते हुए मुंह बनाया। ओह, अब तो काफी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, उसका चेहरा साफ कह रहा था। इसी बीच हैरी के दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। वो ख्याल इतना डरावना था कि उसका गला सूख गया। अगर टोपी ने उसे चुना ही नहीं तो? अगर वो घंटों वहां बैठा रहा और टोपी कुछ भी नहीं बोली? और फिर प्रोफेसर मैगोनागल टोपी झटक कर उसके सिर से उतार देती और कह देती कि कोई गलती हुई है और उसे ट्रेन पर वापस भेज दिया जाए। लॉन्गबॉटम, नेविल। नेविल, वही लड़का जिसकी टोड़ बार बार गायब हो जाती थी, स्टूल की तरफ जाते वक्त लड़खड़ा गया और धड़ाम से गिर पड़ा। पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। उसने टोपी पहनी और टोपी ने काफी देर तक सोचा। आखिरकार वो चिल्लाई, ग्रिफिंडोर। नेविल खुशी से उछलकर भागा, लेकिन टोपी उतारना भूल गया। पूरा हॉल ठहाकों से भर गया जब वो टोपी समेत ही दौड़ पड़ा और फिर जल्दी से लौटकर टोपी वापस स्टूल पर रखी। मैकडूगल, मोरैग, और फिर मैल्फॉय, ड्रेको। ड्रेको ऐसे आगे बढ़ा मानो पूरा मंच उसी का हो। उसकी चाल में अकड़ और चेहरे पर घमंड टपक रहा था। टोपी उसके सिर पर छूने भर की देर थी कि वो गरजी, स्लीथेरिन। मैल्फॉय ने विजयी मुस्कान के साथ क्रैब और गोयल की तरफ देखा और सीधे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब ज्यादा बच्चे नहीं बचे थे। मून, नॉट, पार्किंसन, फिर जुड़वा बहने, पाटिल, पाटिल, फिर पर्क्स, सेलियन, और फिर जैसे हैरी का दिल कानों में धड़कने लगा, पॉटर, हैरी। बस
यही पल था। पूरे हॉल में फुसफुसाहट आग की तरह फैल गई। पॉटर, उसने कहा। पॉटर? क्या वही हैरी पॉटर? हैरी की टांगें जैसे पत्थर हो गईं, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ाया। आखिरी नजारा जो उसने देखा वो था पूरा हॉल, जहां हर कोई उसकी तरफ झुककर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल टोपी उसके सिर पर गिर गई और उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। उसके कानों में एक धीमी, अजीब सी आवाज गूंजी। कठिन, बहुत कठिन। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, हाँ। दिमाग भी बुरा नहीं। टैलेंट तो भरपूर है, मेरे भगवान। और खुद को साबित करने की प्यास भी। ये तो दिलचस्प है। तो फिर तुम्हें कहाँ भेजूं? हैरी ने स्टूल की किनारियां पकड़ ली और मन ही मन चिल्लाया, स्लीथेरिन नहीं, स्लीथेरिन नहीं, स्लीथेरिन नहीं। हाँ, टोपी की आवाज अब और साफ थी। क्या तुम पक्का हो? सोच लो, वहां तुम बहुत बड़े बन सकते हो। तुम्हारे पास जो गुण हैं, स्लीथेरिन उन्हें निखार देगा। महानता की राह आसान हो जाएगी। तुम में सब कुछ है जो चाहिए। यकीन मानो, अगर स्लीथेरिन गया तो तुम्हारा भविष्य चमकदार होगा। तो नहीं, हैरी ने और जोर से सोचा। कभी नहीं स्लीथेरिन। टोपी ने थोड़ी देर रुककर सांस भरी। ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो फिर ग्रिफिंडोर। आखिरी शब्द इतनी जोर से गूंजा कि टोपी की आवाज पूरे हॉल में फैल गई। हैरी ने हड़बड़ाकर टोपी उतारी और कांपते हुए कदमों से ग्रिफिंडोर की टेबल की ओर बढ़ा। उसका सीना राहत से भर गया। कम से कम स्लीथेरिन तो नहीं। उसे ज्यादा परवाह नहीं रही कि उसका स्वागत सबसे जोरदार तालियों और चीखों से हो रहा था। पर्सी वीजली खड़ा हो गया और उत्साह से उसका हाथ मिलाया। उधर फ्रेड और जॉर्ज उछलते हुए चिल्ला रहे थे, हमें पॉटर मिला, हमें पॉटर मिला। हैरी बैठ गया। उसके सामने वही भूत था जिसे उसने पहले देखा था, गले में बड़ा सा सफेद कॉलर। भूत ने उसके हाथ पर थपथपाया और हैरी को ऐसा लगा मानो उसका हाथ बर्फ के पानी की बाल्टी में डूब गया हो। अब उसे हाई टेबल भी साफ दिख रही थी। सबसे नजदीक बैठा था हैग्रिड, जो उसे देखकर अंगूठा उठाकर मुस्कुराया। हैरी ने भी हंसकर जवाब दिया। और फिर उसकी नजर बीच में पड़ी, जहां एक बड़े सुनहरे कुर्सी पर बैठे थे एल्बस डंबलडोर। हैरी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उसने उनका चित्र चॉकलेट फ्रॉग कार्ड में देखा था। उनकी चांदी जैसी चमकती दाढ़ी और बाल हॉल में किसी भी भूत से ज्यादा रोशन लग रहे थे। उधर उसने प्रोफेसर क्विरल को भी पहचाना, वही घबराया हुआ आदमी जिससे वो लीकी कॉल्ड्रन में मिला था। आज वो एक बड़े बैंगनी पगड़ी में और भी अजीब लग रहा था। अब सिर्फ 3 बच्चे बचे थे। थॉमस, डीन, एक लंबा काला लड़का, रॉन से भी ऊंचा, ग्रिफिंडोर की टेबल पर आकर बैठ गया। टर्पिन, लीसा। टोपी ने कहा, रेवेनक्लॉ। और फिर बारी आई रॉन की। उसका चेहरा हरे रंग की तरह पीला पड़ चुका था। हैरी ने नीचे मेज के नीचे अपनी उंगलियां कसकर क्रॉस कर ली। बस कुछ पल बाद टोपी गरजी, ग्रिफिंडोर। हैरी ने चैन की सांस ली और जोर से तालियां बजाईं। रॉन उसके बगल की कुर्सी पर बैठते ही लगभग धम से गिर पड़ा। बहुत बढ़िया, रॉन। शानदार, पर्सी ने गर्व से कहा। इस बीच ज़ेबिनी ब्लेज को स्लिथेरिन भेजा गया। प्रोफेसर मैकोनागल ने अपना स्क्रॉल समेट लिया और टोपी को उठा लिया। हैरी ने सामने रखी सोने की प्लेट की तरफ देखा। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसे कितनी भूख लगी है। कद्दू वाली पेस्ट्री खाए तो जैसे युग बीत चुका हो। डंबलडोर अब खड़े हो गए थे। उनका चेहरा खुशी से दमक रहा था, बाहें ऐसे फैली हुई जैसे इस पल से बढ़कर उन्हें और कुछ अच्छा न लगता हो। स्वागत है, उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। हॉगवर्ट्स के नए साल में आप सबका स्वागत है।
खाने से पहले मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा, और वे शब्द हैं निटविट, ब्लबर, ऑडमेंट, ट्वीक। धन्यवाद। वो मुस्कुराते हुए बैठ गए। पूरा हॉल तालियों और हंसी से भर गया। हैरी को समझ नहीं आया कि हंसे या गंभीर रहे। उसने पर्सी की तरफ झुककर धीरे से पूछा, क्या वो थोड़े पागल हैं? पर्सी ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। पागल? अरे नहीं, वो जीनियस हैं, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर। लेकिन हां, थोड़े अजीब जरूर हैं। आलू लोगे, हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। प्लेटें, जो अभी तक खाली थीं, अब तरह तरह के पकवानों से लबालब भरी पड़ी थीं। भुना हुआ बीफ, रोस्टेड चिकन, पोर्क चॉप्स और लैम्ब चॉप्स, सॉसेज, बेकन, स्टेक, उबले आलू, भुने आलू, फ्रेंच फ्राइज, यॉर्कशायर पुडिंग, मटर, गाजर, ग्रेवी, केचप, यहां तक कि अजीब सा पेपरमिंट हम्बग्स तक। हैरी की आंखें चमक उठीं। डर्सलीज ने कभी उसे भूखा तो नहीं रखा था, लेकिन उसे कभी मन भरकर खाने नहीं दिया। जो भी चीज उसे पसंद आती, डडली झपट कर ले लेता, इवन अगर उसे उससे पेट दर्द हो। हैरी ने प्लेट में सबका थोड़ा थोड़ा डाल लिया, सिवाय पेपरमिंट्स के, और बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। स्टेक काटते हुए उसने सुना, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके सामने बैठे भूत ने उदासी से कहा, उसकी आंखें खाने पर टिकी थीं। हैरी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। भूत ने गहरी सांस खींची और बोला, मैंने लगभग 400 साल से कुछ नहीं खाया। जरूरत तो नहीं है, लेकिन स्वाद, उसकी यादें, उन्हें मिस करता हूं। शायद मैंने अपना परिचय नहीं दिया। सर निकोलस डे मिम्सी पॉर्पिंगटन आपकी सेवा में हाजिर। मैं ग्रिफिंडोर टॉवर का निवासी भूत हूं। रॉन अचानक उत्साहित होकर बोला, अरे, मुझे पता है आप कौन हैं। मेरे भाइयों ने आपके बारे में बताया था, आप नियरली हेडलेस निक हैं। भूत ने थोड़ी अकड़ के साथ कहा, अगर आप मुझे सर निकोलस डे मिम्सी। लेकिन तभी सीमैस फिनिगन बीच में बोल पड़ा, नियरली हेडलेस? कोई कैसे लगभग सिरकटा हो सकता है? सर निकोलस का चेहरा तमतमा गया। वो जैसे परेशान हो गए कि बातचीत उनकी मनचाही दिशा में नहीं जा रही। उन्होंने झुंझलाकर कहा, ऐसे। फौरन अपने बाएं कान को पकड़ा और जोर से खींचा। पूरा सिर गर्दन से झूलते हुए एक किनारे को लटक गया, जैसे किसी ने तलवार से काटने की कोशिश की हो पर अधूरा छोड़ दिया हो। चारों ओर बैठे छात्रों की आंखें विस्मय से फैल गईं। निक ने गर्व से अपना सिर वापस सीधा किया, खांसते हुए बोले, तो नए ग्रिफिंडोर, उम्मीद है कि इस बार तुम सब हाउस चैंपियनशिप जितवाने में मदद करोगे। बहुत समय हो गया हमें जीते हुए। स्लिदरिन ने लगातार 6 साल ट्रॉफी जीत ली है। वो ब्लडी बैरन अब तो असहनीय होता जा रहा है, वो स्लिदरिन का भूत है। हैरी ने उत्सुकता से स्लिदरिन टेबल की ओर देखा। वहां एक भयानक भूत बैठा था, उसकी खोखली, जमी हुई आंखें, पीला और दुबला चेहरा, और चोगे जिन पर चांदी जैसे खून के दाग सने हुए थे। वह मालफॉय के बिल्कुल पास बैठा था, और हैरी यह देखकर खुश हुआ कि मालफॉय इस व्यवस्था से जरा भी खुश नहीं लग रहा था। उसके ऊपर इतना खून कैसे लगा? सीमैस ने जिज्ञासा से पूछा। निक ने हल्की असहजता से कहा, मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे प्लेटों पर रखा खाना गायब होने लगा, और झट से बर्तन पहले जैसे चमकदार हो गए। लेकिन तुरंत ही उन पर मिठाइयों का पहाड़ उमड़ पड़ा। हर स्वाद की आइसक्रीम, एप्पल पाई, सुनहरी ट्रिकल टार्ट, चॉकलेट एक्लेयर, जैम डोनट, ट्राइफल, स्ट्रॉबेरी, जेली, राइस पुडिंग, सब कुछ। हैरी ने अपनी प्लेट पर ट्रिकल टार्ट रखा और खाते खाते बातचीत शुरू हो गई। सीमैस ने हंसते हुए कहा,
मैं आधा आधा हूं। मेरे डैड मगल हैं। मम्मी ने शादी के बाद ही उन्हें बताया कि वो चुड़ैल है। बेचारे को बड़ा झटका लगा था। सब हंस पड़े। रॉन ने नेविल से पूछा, और तू, नेविल? नेविल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे मेरी दादी ने पाला है, वो चुड़ैल है। लेकिन परिवार को लंबे समय तक लगा कि मैं मगल हूं। मेरे ग्रेट अंकल एलजी बार बार कोशिश करते थे कि मुझसे कोई जादू निकल आए। एक बार तो उन्होंने मुझे ब्लैकपूल पियर से धक्का दे दिया। मैं डूबते डूबते बचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर जब मैं 8 साल का था, अंकल मुझे पैरों से पकड़कर खिड़की से बाहर लटकाए हुए थे। तभी आंटी एनिड ने उन्हें मेरिंग ऑफर की। वो इतने खुश हुए कि गलती से मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उछलकर पूरे गार्डन से होते हुए सड़क तक जा गिरा। तब जाकर सबको यकीन हुआ कि मैं जादू कर सकता हूं। मेरी दादी तो रोने लगी थी खुशी से। और फिर जब मुझे यहां दाखिला मिला तो अंकल एलजी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेरा टोड गिफ्ट किया। हैरी की दूसरी ओर पर्सी और हरमाइनी क्लासेस पर बात कर रहे थे। हरमाइनी चमकती आंखों से कह रही थी, मैं तो चाहती हूं कि क्लासेस तुरंत शुरू हों। ट्रांसफिग्रेशन तो मुझे बहुत ही रोमांचक लगती है। किसी चीज को किसी और चीज में बदलना कितना अद्भुत है ना? पर कहते हैं ये बहुत मुश्किल है। पर्सी ने शांति से कहा, शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होगी, माचिस को सुई में बदलना और ऐसे ही अभ्यास। हैरी अब थोड़ा गर्मजोशी और नींदभरी सुस्ती महसूस कर रहा था। उसने नजरें ऊपर हाई टेबल की ओर उठाईं। हैग्रिड बड़े प्याले से गटक-टक कर पी रहे थे। प्रोफेसर मैकोनेगल डंबलडोर से बातें कर रही थी, और क्विरल अपने अजीब बैंगनी पगड़ी में बैठे एक और शिक्षक से बातें कर रहे थे। उस शिक्षक के चिकने काले बाल, टेढ़ी नाक और पीला सा चेहरा था। और अचानक, जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो, उसकी काली आंखें हैरी की आंखों में जमी और हैरी की माथे की निशान पर तेज गर्म दर्द दौड़ गया। आह! हैरी ने माथे को पकड़ लिया। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने झूठ बोला। दर्द उतनी ही तेजी से चला भी गया जितना अचानक आया था। लेकिन उस प्रोफेसर की नजर में जो नफरत थी, उसे भूलना हैरी के लिए आसान नहीं था। उसने धीमे से पूछा, ये प्रोफेसर क्विरल से बात कर रहे हैं, ये कौन है? पर्सी ने सहजता से कहा, ओह, तुम्हें क्विरल का तो पता ही है। और ये हैं प्रोफेसर स्नेप। पोशंस पढ़ाते हैं। लेकिन असल में सबको पता है कि वो डार्क आर्ट्स की नौकरी चाहते हैं। और मानो या न मानो, उन्हें काले जादू की खूब जानकारी है। हैरी कुछ देर तक स्नेप को देखता रहा, मगर उन्होंने दोबारा उसकी तरफ देखा ही नहीं। धीरे धीरे मिठाइयां भी प्लेटों से गायब हो गईं और डंबलडोर फिर से खड़े हो गए। हॉल में चुप्पी छा गई। अच्छा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब सबका पेट भर गया है तो कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले साल के बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि मैदान का जंगल सबके लिए वर्जित है। और हां, हमारे बड़े छात्रों में से कुछ को भी ये याद दिलाना जरूरी है। उनकी चमकती आंखें सीधे विस्ली ट्विंस पर टिकीं। दूसरा, हमारे केयरटेकर मिस्टर फिल्च ने मुझसे कहा है कि गलियारों में क्लासों के बीच किसी भी तरह का जादू करने की अनुमति नहीं है। क्विडिच ट्रायल्स टर्म के दूसरे हफ्ते में होंगे। जो भी अपने हाउस टीम में खेलना चाहता है, वो मैडम हूट से संपर्क करे। और अंत में, मैं बताना चाहता हूं कि इस साल तीसरी मंजिल का दाहिना कॉरिडोर हर उस व्यक्ति के लिए निषिद्ध है जो बहुत ही दर्दनाक मौत नहीं चाहता। पूरा हॉल सन्नाटे में था। हैरी हल्का हंस पड़ा, मगर पाया कि बहुत कम लोग हंस रहे थे। उसने पर्सी से धीरे से कहा, वो मजाक कर रहे हैं ना? पर्सी ने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए डंबलडोर की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला,
शायद मजाक कर रहे होंगे, पर यह अजीब है। आमतौर पर वो कोई न कोई वजह तो बताते ही हैं, जैसे जंगल में क्यों नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां खतरनाक जानवर हैं। लेकिन इस बार कम से कम हमें प्रीफेक्ट्स को तो बता सकते थे। अचानक डंबलडोर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और बड़ी खुशी से बोले, और अब सोने से पहले हम सब स्कूल का गीत गाएंगे। हैरी ने देखा कि शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन अब वो मुस्कान जैसे जबरदस्ती बनी हुई लग रही थी। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे किसी मक्खी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हों, और तभी छड़ी से सुनहरी रिबन निकलकर हवा में ऊपर उठी और लहराते लहराते सांप की तरह बल खाती हुई शब्दों में बदल गई। हर कोई अपना मनपसंद धुन चुन ले, डंबलडोर ने कहा, और चलिए शुरू करें। फिर पूरे हॉल में गड़गड़ाहट सी छा गई। हर कोई अलग अलग सुर में, लेकिन पूरे जोश से गाने लगा। गीत खत्म होने में किसी को जल्दी लगी, किसी को देर। आखिर में सिर्फ वीसली ट्विंस ही बचे, जो इसे बहुत धीमी गति से ऐसे गा रहे थे जैसे कोई शोक गीत हो। डंबलडोर उनकी धुन के साथ छड़ी हिलाकर उनका साथ देते रहे, और जब वो खत्म हुआ तो वो खुद सबसे जोर से तालियां बजाने वालों में थे। आह, संगीत, उन्होंने आंखें पोंछते हुए कहा, यह जादू से भी बढ़कर एक जादू है। और अब सोने का समय। चलो निकलो। ग्रिफिंडोर के पहले साल के बच्चे पर्सी के पीछे पीछे चलते हुए भीड़ से बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हैरी के पैर भारी लग रहे थे, मगर अब की बार थकान और पेट भर जाने की वजह से इतनी नींद थी कि उसे इस बात पर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारों की तस्वीरों में लोग उनके गुजरने पर कानाफूसी कर रहे थे और इशारे कर रहे थे। रास्ते में 2 बार पर्सी उन्हें स्लाइडिंग पैनल और टेपेस्ट्री के पीछे छिपे दरवाजों से ले गया। सब जम्हाई लेते और पाव घसीटते आगे बढ़ते रहे। हैरी सोच ही रहा था कि और कितना चलना बाकी है कि अचानक सब रुक गए। सामने हवा में एक गट्ठर भर लाठियां तैर रही थी। पर्सी ने जैसे ही उनकी ओर कदम बढ़ाया, लाठियां खुद ब खुद उस पर फेंकी जाने लगीं। पीव्स, पर्सी ने फुसफुसाकर कहा, यह पोल्टरगाइस्ट है। फिर उसने ऊंची आवाज में पुकारा, पीव्स, सामने आओ। जवाब में जोर की फ जैसी आवाज आई, मानो गुब्बारे से हवा निकल रही हो। क्या चाहो तो मैं ब्लडी बैरन के पास जाऊं? पर्सी ने सख्ती से कहा। अचानक पॉप की आवाज के साथ एक नाटा सा आदमी प्रकट हुआ, जिसकी आंखें शरारती ढंग से चमक रही थीं और मुंह पर बड़ी शैतानी मुस्कान थी। वो हवा में पालती मारकर बैठा था और हाथ में वही लाठियां पकड़े हुए था। ओह, वो किकियाकर बोला, छोटू छोटू फ्रिस्टीज, मजा आएगा। कहते ही वो बच्चों पर झपट पड़ा। सबने झुककर बचने की कोशिश की। भागो यहां से पीव्स, वरना बैरन को बता दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, पर्सी गरजा। पीव्स ने अपनी जीभ निकाली, लाठियां नेविल के सिर पर गिरा दी और फिर गायब हो गया। जाते जाते वह गलियारों से कवचों को हिलाता हुआ उड़ गया। पीव्स से बचकर रहना, पर्सी ने फिर बच्चों को समझाया। वो सिर्फ ब्लडी बैरन की सुनता है, हम प्रीफेक्ट्स की भी नहीं। कुछ कदम और चले तो गलियारे के अंत में एक बड़ी मोटी औरत की पेंटिंग दिखी। उसने गुलाबी रेशमी गाउन पहन रखा था। पासवर्ड? उसने पूछा। कैपुट ड्राकोनिस, पर्सी ने कहा। पेंटिंग एक तरफ सरक गई और पीछे दीवार में गोल सुराख नजर आया। सब उसमें से होकर अंदर घुसे। नेविल को किसी ने धक्का देकर ऊपर चढ़ाया। अंदर एक गर्मजोशी से भरा गोल कमरा था, ग्रिफिंडोर कॉमन रूम। वहां ढेर सारी आराम कुर्सियां पड़ी थी। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से और लड़कों को दूसरे दरवाजे से भेजा। लड़के घूमती सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। साफ था कि वो अब टॉवर में थे। वहां उनके लिए 5 बिस्तर लगे थे, चारों ओर गहरे लाल रंग के मखमली पर्दे। उनके ट्रंक पहले से ही रखे हुए थे।
सब इतने थके हुए थे कि ज्यादा बातें नहीं की। जल्दी से नाइट सूट पहना और बिस्तर पर गिर पड़े। रॉन ने बिस्तर से कहा, खाना कितना शानदार था, है ना? अरे हट, स्कैबर्स, मेरी चादर चबा रहा है। हैरी सोच ही रहा था कि रॉन से पूछे क्या उसने ट्रिकल टार्ट खाया था, लेकिन तभी वो तुरंत नींद में डूब गया। नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसने क्विरल की पगड़ी पहनी हुई है, लेकिन वो पगड़ी बात कर रही थी, उसे कह रही थी कि उसे तुरंत स्लिदरिन में जाना होगा, क्योंकि वही उसकी तकदीर है। हैरी ने गुस्से में कहा कि उसे स्लिदरिन में नहीं जाना, लेकिन पगड़ी और भारी होती गई, जैसे उसके सिर को कुचल रही हो। वो उसे उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो और कसती जा रही थी। तभी माल्फॉय सामने खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाने लगा, और अचानक माल्फॉय बदल गया। वो बन गया वही टेढ़ी नाक वाला प्रोफेसर स्नेप। उसकी हंसी ठंडी और ऊंची होती गई। फिर हरे रंग की तेज रोशनी फूटी और हैरी पसीने से तरबतर कांपते हुए जाग गया। वो पलटा और फिर से सो गया, और अगली सुबह उठने तक उसे वो सपना बिल्कुल याद नहीं रहा। तो दोस्तों, ये था हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन का एपिसोड 7। कैसी लगी आपको ये जादुई रात, नए दोस्तों और अजीबोगरीब सपनों के साथ? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो में हम हैरी की जादुई जर्नी का अगला भाग लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जादूगरों की तरह सपने देखते रहिए।